नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है सब कुछ मुझसे साझा किया। उन दिन उस दिन दफ्तर में काम ज़्यादा था। काफ़ी देर हो चुकी थी। वापस लौटते समय अंधेरा होने लगा था। मैं हड़बड़ी में थी कि लास्ट लोकल मिल जाए तो मैं अपने घर समय से वापस जाऊं। इधर कई दिनों से मैं देख रही थी कि यशवी रोज़ ही मेरी प्रतीक्षा करती है। शायद उसे मेरी साथ ही जाना अच्छा लगता है। वह एक अजनबी लड़की थी जो कुछ ही दिनों में बेहद अपनी सी लगने लगी। जान पहचान मात्र कुछ दिनों की थी, किंतु कब और कैसे कितने कम दिनों में वह मेरे निकट आ गई पता नहीं चला। आज तो काफ़ी देर हो चुकी थी। शायद यशवी न मिले। फिर बारिश में काफ़ी तेज हो रही थी, लेकिन स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि यशवी उसी परिचित मुस्कुराहट के साथ मेरी प्रतीक्षा में स्टेशन की सीमेंट वाली बेंच पर बैठी थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई। हम बिना कुछ बोले ट्रेन में बैठ गए। मुझे वासी उतरना था और यशवी को उससे आगे। कहाँ नहीं पता। तुम्हारा स्टेशन कौन सा है? कभी बताया नहीं तुमने। मैंने आज पूछ ही लिया। मुझे मानसरोवर तक जाना है, यशवी ने सहजता से बोला। तुम जॉब करती हो या अभी स्टूडेंट हो? मैंने बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। वह सब कुछ एक बार में जान लोगी क्या? वह हल्के से हंसी। मैं चुप हो गई। उसे लगा मुझे बुरा लगा। मैं पढ़ती हूँ अभी, उसने बताया है। फिर मैंने कभी नहीं पूछा। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ेगी, ऐसा मैंने सोचा। मैं शुरू से ही देख रही थी कि यशवी के हाथों में एक उपन्यास रहता था जिस पर हमेशा कवर चढ़ा रहता था। कभी उसे पढ़ते हुए नहीं देखा, बस सीने से चिपकाई रहती थी। उपन्यास के साथ एक बांसुरी भी उसकी मुट्ठी में दबी रहती थी। हालांकि उसके कंधे पर एक बैग भी टंगा रहता। मैं अक्सर सोचती कि यशवी इसके उपन्यास और बांसुरी को अपने बैग में क्यों नहीं रख लेती। फिर मुंबई में इन दिनों मानसून भी आ चुका था। मुझे डर था कि उसका उपन्यास कहीं भीग कर खराब ना हो जाए, लेकिन मैंने कभी अपने भाव उसके सामने प्रकट नहीं किए। वैसे तो मुंबई लोकल हमेशा ही खचाखच भरी रहती, लेकिन आज शायद काफ़ी देर हो गई थी और संभवतः वह रूट की लास्ट लोकल थी। फिलहाल आज जाने क्यों मेरी पूरी ट्रेन लगभग खाली ही थी। कम से कम मैं यशवी जहाँ बैठे थे वहाँ से काफ़ी आगे एक पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने यशवी से बात करनी चाहिए। क्यों? वह कभी स्वयं से पहल नहीं करती थी। तुम बांसुरी बजा लेती हो? हाँ, कभी किसी से सीखी थी थोड़ी बहुत। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे अपने ही गुम में रहने वाली लड़की बेहद शांत और अंतर्मुखी है। रोज़ मेरी ये राह देखती थी, किंतु मुझसे बोलती बहुत कम थी। पता नहीं ऐसा क्यों। कुछ सुनाओगी? मैंने उससे पुनः कुरेदा। शायद उसने मन की कोई गुत्थी खोल ली। जब यशवी होठों में कुछ बुदबुदाई जो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर बांसुरी अपने अधरों से लगा दी। उसने एक बड़ी ही मोह धुन बजानी आरंभ की। ओह, कैसी मर्मस्पर्शी धुन, मधुर धुन थी। यह लगता था जैसे कोई बिछड़ा प्रेमी अपनी प्रीतमा को बड़ी शिद्दत के साथ पुकार रहा हो, याद कर रहा हो। मैं आँख मूंद कर उस धुन में खो गई। एक सहसा यशस्वी ने बांसुरी रोक दी। मेरा स्टेशन आ गया। यशस्वी से विदा लेकर मैं उतर गई। कुछ दूर जाकर मैंने पलट कर देखा। यशस्वी ट्रेन की खिड़की से मुझे जाते हुए देख रही थी। एक मोह की डोर पता नहीं मुझे कैसे यशस्वी तक खींचे ले जा रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से नहीं गई तो 2 दिन की छुट्टी पर घर रही। घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, उन्हीं में व्यस्त रही। तीसरे दिन जब पुनः ऑफिस लौटी तो यशस्वी मेरी प्रतीक्षा में थी। 2 दिन से आई क्यों नहीं? हाँ, छुट्टी पर थी। घर में कुछ गेस्ट आए थे। अच्छा, वह मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो ऐसा लगा कि कुछ उसकी आंखें भी उसके साथ मुस्कुराएंगी। कुछ न बोलकर उसकी मुस्कुराहट कुछ बोल देती। मैंने कहा, आज उसकी किताब पर कोई कवर नहीं था। मैंने शीर्षक पढ़ा, गुनाहों का देवता। ओह, ये उपन्यास तो मेरे रोम रोम में बसा था। प्रणय की अधूरी दास्तान समेटे हुए ये उपन्यास क्या यशस्वी में उतना ही प्रिय है जितना कि मुझे? मैं पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस एक बार फिर चुप रही। एक दिन दोपहर से मेरी छुट्टी जल्दी हो गई। मैं यशस्वी से मिलना नहीं हो सका। अगली शाम उसने पूछा, कल कहाँ रह गई थी? कल ऑफिस से अधिक काम नहीं था सो जल्दी वापस आ गई थी। अच्छा अच्छा, वह हंसी। पता है, कल तुमको किसी से मिलवाना चाह रही थी। किससे? मैंने पूछा। वही जिससे मेरा ब्याह होने वाला। वह फिर से हंसी
और उसके गालों में गड्ढे पड़ने लगे, पर मैं मुग्ध हो गई। जानती हूँ मेरा ब्याह चंदर से होने वाला। मुझे उसी ने मुझे ये उपन्यास गिफ्ट किया। और हाँ, ये बांसुरी भी बहुत अच्छी बजा लेता हूँ। ये उसी की तो है बांसुरी, मैंने छीन ली थी उससे। वह शैतानी से मुस्कराई। वैसे तो मेरा नाम यशवी है, लेकिन चंदन मुझे सुधा कहकर पुकारता है। उपन्यास में तो सुधा और चंदन नहीं मिल सके, लेकिन हम दोनों जरूर एक होंगे, ऐसा चंदन ही कहता है हमेशा। बेहद कम बोलने वाली यशवी आज काफ़ी मुखर थी। मैं सोच रही थी जीवन में शायद एक और प्रिय सखी मुझे मिल गई। वह दिसंबर की गहराती हुई सांझ थी। मुंबई का मौसम भी उन दिनों बहुत ठंडा ही रहता था। हमेशा की तरह लोकल में हम दोनों साथ बैठे थे। यशवी अपने आज तक अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया। कभी मिलना अगर ना हो सके तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं हम लोग। मैंने उससे कहा, मैं मोबाइल नहीं रखती, साथ में बहुत डिस्टर्ब करता है। जब यशवी ने बताया तो मैंने ध्यान दिया कि इतने दिनों से मुलाकात में मैंने कभी उसके हाथ में मोबाइल नहीं देखा था। क्या तुम फेसबुक पर हो यशवी? अगर मैं तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं तो एक्सेप्ट कर लोगे ना? मैंने बड़ी आशा से उसे देखा। नहीं, मैं सोशल मीडिया से भी दूर रहती हूँ। मुझे आश्चर्य आज के भागते दौड़ते जीवन में एक कैसी लड़की है जो ना मोबाइल रखती, ना फेसबुक और ना ही इंस्टा से जुड़ी है। तभी यशवी ने मुझे अपने घर का पता दिया और अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया। मैंने अपने मोबाइल में उसके घर का पता सेव कर लिया। कभी फुर्सत निकाल कर ज़रूर आऊँगी। जब वह ट्रेन से उतर रही थी तब मैंने चलते चलते उससे कहा। उसके चले जाने के बाद मैंने देखा उसकी सीट पर उपन्यास बांसुरी दोनों छूट गए थे, या शायद वह उन्हें साथ ले जाना भूल गई थी। मैंने उन्हें संभाल कर अपने बैग में रख लिया। कई दिन बीत गए, यशवी नहीं दिखी। मैं ऑफिस से लौटते समय रोज ही उसे खोजती। उसके घर का पता मुझे रट गया। उसे याद करते हुए मैंने सोचा उसके घर ही हो आऊं। क्या पता क्यों नहीं आ रही है। जिस पल पर मैंने यशवी का घर का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उससे ध्यान नहीं दिया। अपने बैग में यशवी का सामान टटोला और दोबारा से द्वार खटखटाया। दरवाज़ा एक युवती ने खोला और न जाने क्यों उसने मुझे बिना कुछ पूछे अंदर आने दिया। आइए अंदर आ जाइए। मैं हैरान थी। ऐसा क्या था मुझमें जो मुझे अपरिचिता को भीतर बुला लिया उसने। इतने में भीतर से एक सुदर्शन युवक आ गया। आपको ही बेबी की देखभाल के लिए भेजा गया है? उसकी आंखों में सवाल थे। नहीं नहीं, मैं तो यशवी का कुछ सामान। मैं हड़बड़ा गई थी। आप यशवी की कौन है? वह युवक मुझसे पूछ बैठा। अनायास ही मैं कुछ सावधान हो गई। कहीं मैं गलत घर में तो नहीं चली आई। मुझे संशय हुआ। आप क्या चंदर हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं चंदर ही हूँ, चंद्र प्रकाश। मैं यशवी की सखी हूँ। उसका कुछ सामान देने आई हूँ, मेरे पास छूट गया था। पता नहीं चंदन ने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वह अभी कुछ खोया सा लगा। आधी बात सुनी या पूरी बात पता नहीं। इतने में चाय आ गई। प्लीज़ चाय लीजिए। हाँ, आप कुछ कह रही थी। चंदर मानो पुनः दूसरी दुनिया से इस दुनिया में वापस लौट आया हो। मुझे लगा कुछ बताएंगे यशवी के बारे में मुझे। मैंने सोचा यशवी घर में होती तो फ़ौरन आती, लेकिन हो सकता है कहीं गई हो। जी हाँ, मैं आया तब तक यशवी के बारे में चंदर से कुछ जानूं। यशवी का नाम सुनकर चंदर कुछ उदास हो आया था। आप उसकी मित्र हैं ना? उसके बारे में जानने का पूरा हक है आपको। फिर यशवी की बात करना तो मुझे भी अच्छा भी लगता था। धीरे धीरे चंदर बताने लगा। मैं सुन रही थी। 2014 की बात है। उन दिनों मैं डॉक्टर शुक्ला के निर्देशन में एक शोध कर रहा था। उन्हीं दिनों यशवी से मिलना हुआ। यशवी डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, बेहद भोली और मासूम। तब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। न जाने कब और कैसे हम दोनों एक दूसरे के पास आ गए, और गुनाहों का देवता उसका प्रिय उपन्यास था। वह संभवतः मेरे नाम से ही मेरी तरफ आकृष्ट होती चली गई। तब मैं तब यदा कदा बांसुरी बजाता था, और शायद अच्छी ही बजाता था। मेरी बांसुरी पर सौ जान से फिदा थी। वह अक्सर बांसुरी की धुन सुनने की फरमाइश करती थी। मुझसे कई बार सीखने की असफल कोशिश भी करती। जब मेरी तरह नहीं बजा पाती तो चिढ़कर मेरे हाथ से बांसुरी छीन लेती। कितना बचपना था उसमें। हमारे रिश्ते को परिवारों को स्वीकृत भी मिल चुकी थी। यशस्वी मुझसे कहा करती थी कि ब्याह के बाद मैं उसे सुधा के नाम से पुकारूं। हम बहुत ही खुश थे अपने इस रिश्ते से। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? इसका अगला पार्ट
हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।